नमस्कार बच्चों, सभी को फिर से सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। और प्यारे बच्चे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम संस्कृत की जो सीरीज़ है उसको बराबर आगे लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से भी किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सेकेंड लैंग्वेज है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो संस्कृत है। और हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत जो भाषा है उसको चाहने वाले ज़्यादा हैं। संस्कृत और हिंदी के कॉम्बिनेशन ज़्यादा लोग बनाते हैं बतौर कि संस्कृत और अंग्रेजी के, क्योंकि पता नहीं क्यों अंग्रेजी भाषा एक अपने आप में समस्या बनी हुई है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग हमारे यहाँ संस्कृत को चुनते हैं और ये बहुत अच्छी भी बात है। संस्कृत को चुनना भी चाहिए, क्योंकि हमारी आदि जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। और जननी कौन सी भाषा है आप कहेंगे? तो हमारी भाषा हिंदी है, और उसकी जो आदि जननी है, उसकी जो माता है वो कौन सी है? संस्कृत है। तो संस्कृत को चुनना एक बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही सही बात भी है। तो हम चाह रहे हैं कि आप ये समझें कि जो संस्कृत भाषा है इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, जो आप कह सकते हैं माहेश्वर सूत्र। आप देख रहे हैं माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्रों की आज बातचीत होगी कि प्रत्याहार सूत्र क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, इनका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप अभी देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप इंट्रो जान लीजिए कि जो माहेश्वर सूत्र हैं वो लिखे कहाँ हैं। तो आप कहेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी में। कहाँ लिखे हैं? तो हमारे जो पाणिनि जी हुए हैं उनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में ही इन माहेश्वर सूत्रों की चर्चा की गई है। और माहेश्वर सूत्रों से ही हमारे स्वरों और व्यंजनों का विकास हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही स्वर का और माहेश्वर सूत्र से ही व्यंजनों का विकास हुआ है। यानी कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव ही यहीं से हुआ है, स्वर और व्यंजनों का। यानी माहेश्वर सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिखे हुए हैं। अब देखो इनके प्रादुर्भाव कैसे हुआ। एक सनत कुमार होते हैं जो भगवान शिव की तपस्या करते हैं, और भगवान शिव प्यारे बच्चे जब उनसे प्रसन्न होते हैं तो वो अपना डमरू बजाते हैं। जब भगवान शिव अपना डमरू बजाते हैं तो उससे कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जिनको पाणिनि ने क्रमबद्ध करने की कोशिश की है और क्रमबद्ध किया है। जो कि आज हम मानते हैं, जो हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, वो पाणिनि ने ही भगवान शंकर के डमरू से। देखो डमरू को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो डमरू को संस्कृत में कहा जाता है ढक्काम। क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाता है कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकले, तो शिव के डमरू ने लिख के ढक्काम लिख किया। तो ढक्काम माने, ढक्काम मीन्स क्या होता है? तो आप कहेंगे ढक्काम मीन्स होता है डमरू। तो ये बात हो गई। तो उनके जो डमरू से जो ध्वनियाँ निकली उनको क्रमबद्ध करके कुल टोटल कितने सूत्रों का निर्माण किया है? तो आप कहेंगे 14 सूत्रों का। तो एक और प्रश्न आ जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे इनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे इनकी संख्या है 14। और इन 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने क्रमबद्ध किया है। 1 2 3 4 14 तक किया है। अब आपको अगर संस्कृत पढ़नी है, अगर संस्कृत भाषा का कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए, तो उसका जो पहली सीढ़ी है, जो पहला स्टेप है, वो होता है माहेश्वर सूत्र को याद करना, या कह सकते हैं उनको समझना। तो सबसे पहले आप माहेश्वर सूत्रों को समझिए, उसके बाद ही आप संस्कृत भाषा में प्रवेश कर पाएंगे। अभी तक मैंने जो पढ़ाया अच्छा पढ़ाया, आपको सबको समझ में आया, लेकिन आज माहेश्वर सूत्रों को याद करना है, और आपको सबको बिना किसी भी विचार किए हुए इनको याद करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप आगे प्रत्याहार नहीं समझ पाएंगे। प्रत्याहार नहीं समझ पाएंगे तो प्यारे बच्चे संस्कृत को पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए आप तो ये बात समझ गए ना। माहेश्वर सूत्रों की संख्या आप कहेंगे 14। डमरू को क्या कहते हैं? आप कहेंगे ढक्काम। पाणिनि की किताब क्या है? अष्टाध्यायी। उसी में ये सूत्र लिखे हुए हैं जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से निकलते थे, इसलिए इनका नाम हो गया माहेश्वर सूत्र। आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो हम चर्चा करेंगे कि माहेश्वर सूत्रों की, माहेश्वर सूत्र क्या हैं, इनकी संख्या कितनी है और इनको लिखा कैसे। संख्या कितनी है? 14। तो यहाँ से आप देखो 14 के 14 माहेश्वर सूत्र लिखे जाएंगे। तो हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। देखो पूछा जाए इनका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे भगवान शंकर के डमरू से। कहाँ से हुआ है? भगवान शंकर के डमरू से माहेश्वर सूत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। इनको क्रमबद्ध किसने किया है? तो महर्षि पाणिनि। किसने? महर्षि पाणिनि। कहाँ पर लिखे हुए हैं? अष्टाध्यायी। कहाँ पर? अष्टाध्यायी। देखो हम अब इनको क्रमबद्ध करते हैं।
1 नंबर, 2 नंबर, 4 और 5। सबसे पहले हम 4 तक लिखते हैं। क्यों ऐसा 4 तक लिखते हैं आपको समझ में आएगा। तो जो पहले प्यारे बच्चे जो सूत्र है उसको कहते हैं अ ई उ। क्या कहते हैं? अब देखो, मान लीजिए कि आपको मैथ्स सूत्र याद नहीं होते, आप लिखेंगे कैसे? तो आप जानते हैं कि आपके पास में स्वर होते हैं। स्वर कैसे लिखते हैं आप संस्कृत में? पहली बात तो स्वर होते कितने हैं, तो आप कहेंगे स्वर होते हैं 9। कौन कौन से? अ ई उ ऋषि ली ए ओ ऐ और औ। संस्कृत में ऐसे लिखे जाते हैं, ऐ और औ। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक जो हम लिख रहे हैं दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। ऐसे तो लिखे जाते हैं, माने 5 ये और ए तो हो गए पूरे 9। ऐसे ही होते हैं ना। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ए के साथ ओ आता है और ए के साथ ओ लिखा जाता है। ये हिंदी नहीं है, ये संस्कृत है। कुछ नहीं करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है सिर्फ आप इतना समझिए कि शुरुआत में अ ई उ होता है। क्या होता है? अ ई उ। तो शुरुआत की ये 3 ले लो, आ ई उ और, तो लिख लो अ ई उ और ण। जो इनका सबका जो लास्ट वाला लेटर होगा, जो लास्ट वाला जो प्यारे बच्चे जो वर्ण होगा वो हमेशा आधा होगा। इसको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका यूज क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। सिर्फ इनमें 3 में फोकस करना है। हमने लिखा आ ई उड़। क्या लिखा? आ ई उड़। क्या पढ़ते हैं इसको? आयुण। क्या पढ़ते हैं? आ ई उण। क्या करते हैं? आ ई उण। ठीक है, तो हमने ले लिया। उसके बाद में, इसके बाद में ये दोनों ले लो जो लास्ट के 2 लिखे हुए हैं, लिख लो। तो अगला जो होता है वो होता है री लीक। क्या होता है? रिक। लिख लिया, री ले लिया, ली ले लिया, और आखिरी वाला क्या है? तो इत संज्ञक वर्ण है। क्या है? इत संज्ञक वर्ण, जिसको कि इनमें आप गिनोगे नहीं। हो गया? उसके बाद में क्या करो? उसके बाद में आप क्या करो कि इनको दोनों को ले लो और इसके बाद में इनको। देखो, तो एक सीक्वेंस है, ऊट पटांग नहीं है कि मैसर सूत्र कहीं से भी उठा के कहीं से लिख दिए गए, डमरू कहीं बच गया, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था कि पाणिनि ने इनको क्रमबद्ध किया है। क्रमबद्ध करने का मतलब है एक सिस्टम में इनको अरेंज किया है। तो आप क्या करोगे? ऐ ओ, क्या लिखो? ऐ ओंग, हुन से, वहाँ से ऐ ओंग, अंगा बनाना है और अंगा के नीचे क्या लगाना है? हलंत लगानी है। फिर ऐ औच, ऐ औच। बताओ, लिख गया? तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 4 तक अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर के 4 तक के मैसर सूत्रों में किसकी चर्चा है, तो आप कहेंगे 1 से लेकर के 4 तक स्वरों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? स्वरों की चर्चा है। देखो, चाहे आ ई उ ऋषि ली ए ओ ऐ ओ है सिस्टम से। यानी अगर आपको नहीं भी आता है तो कम से कम आप इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि 1 से लेकर के 4 तक ना पीछे वाला आए, आगे वाले में क्या लिखना ये जान सकते हैं। शुरुआत के 3 लिखो, आ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ। वेद कैसे करते हैं? अयुण। क्या बोलेंगे? अयुण। फिर क्या बोलेंगे? री लिक। क्या बोलेंगे? री लिक। फिर क्या बोलेंगे? ए ओंग, ए ओंग। फिर क्या बोलेंगे? ऐ औच, ऐ औच। ठीक है बात? तो 1 से 4 नंबर। तो अब देखो यहाँ से कैसे पूछा जाता है, ये बात समझ गए ना? इसको हटा देते हैं। देखो, बहुत ही ध्यान से समझना, ये बैकबोन ऑफ संस्कृत है। अगर ये नहीं आया तो आप कितनी भी संस्कृत पढ़ें, संस्कृत पढ़ने के कोई भी मूल्य नहीं है। आप अगर हम शुरुआत के 2 सूत्रों की बात करें प्यारे बच्चे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अ ई उ और ली, और इनको नहीं काउंट करना है। ये तो सिर्फ इसलिए लिखे, ये इत संज्ञक वर्ण हैं, ये इसलिए लिखे जाते हैं ताकि हम अभी इसके आगे पढ़ेंगे प्रत्याहार, तो प्रत्याहार बनाने में बहुत मदद मिले, इसलिए इनको हम लिखते हैं लास्ट में। ठीक, इनका कोई लेना देना नहीं है इससे। आ ई उ ली और ली, मुझे बताओ क्या इनको हम मूल स्वर नहीं कहते हैं? संस्कृत में पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या, आप कहेंगे 5। कौन कौन सी? आ ई उ ली और ली, ये तो होते हैं 5। तो अगर कहा जाए शुरुआत के 2 सूत्रों में किसकी चर्चा है, तो आप कहेंगे मूल स्वर या साधारण स्वरों की चर्चा है। तो शुरुआत में चर्चा है मूल स्वरों की या साधारण स्वरों की चर्चा है, जो कि कौन कौन से हैं? तो है आ ई उ री और ली की चर्चा की गई है शुरुआत के 2 सूत्रों में। प्रश्न आता है
शुरुआत के दो सूत्रों में किसकी चर्चा है? तो शुरुआत के दो सूत्रों में मूल स्वर यानी साधारण स्वरों की चर्चा है, जिनकी संख्या कितनी है? तो जिनकी संख्या है प्यारे बच्चे 5। कितनी है? 5। और आ ई उ री और ली। उसके बाद अगर हम तीसरे और चौथे में पूछें तो ये क्या है? ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये है मिश्रित स्वर। तो अगर कहा जाए तीसरे और चौथे में किसकी चर्चा है, तो आप कहेंगे तीसरे और चौथे में मिश्रित स्वरों की, या इन्हीं को कहा जाएगा संयुक्त स्वरों की चर्चा है। जो कौन कौन से हैं? ए ओ ऐ और औ, ये हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे इनकी संख्या है 4। पता शुरुआत के 4 याद हुए कि नहीं? शुरुआत के 4 सूत्रों में किसकी चर्चा है? तो आप प्यारे बच्चे कहेंगे सर जी शुरुआत के 4 सूत्रों में किसकी चर्चा है? तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा किसकी चर्चा है? तो स्वरों की चर्चा है। और स्वरों को हम क्या कहते हैं? अच। क्या कहते हैं? अच। स्वरों की चर्चा है या अच की चर्चा है। शुरुआत के 2 सूत्रों में मूल स्वर या साधारण स्वरों की चर्चा है, जिनकी संख्या है 5। तीसरे और चौथे नंबर के सूत्र में मिश्रित स्वरों की चर्चा है या संयुक्त स्वरों की चर्चा है, जो है ए और औ। बताओ समझ पाए कि नहीं? तो ये बातें हो गई हमारी, ठीक। तो ये 4 आपको याद रहेंगे। अब देखो आगे, अब हम चलते हैं अपने 5वें नंबर में, या इनको हटा दें उसके बाद चलें। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट करो। कर लिया? जी हाँ। अब देखो आगे, अब हम चलेंगे 5वें नंबर सूत्र से। देखो सबको बिल्कुल एक तरफ से हम मॉडिफाई, बिल्कुल मतलब ऐसा पढ़ते हुए चलना है ताकि हमको कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। देखो अब हम करते हैं 5 नंबर सूत्र, 6 नंबर सूत्र, 7 नंबर और 8 नंबर, फिर से 4 करते हैं, ठीक। अब तो देखो क्या हो गए, आप कहेंगे सर जी वो तो ख़त्म हो गए। कौन से? अच तो ख़त्म हो गए, स्वर तो खत्म, यानी अब क्या चलेंगे? व्यंजन। तो जैसे ही व्यंजन आप शुरू करोगे तो तुरंत सबसे पहले आ जाएगा हय व रट। क्या आ जाएगा? अगला क्या है? ह य व र और टा। और अगला क्या है? अगला है लण। क्या है? लण। फिर उसके बाद क्या है? फिर है यम अंगणना, गणनम। ये है, सही से लिखते हैं इसको। क्या है? तो ये है गणनम, ठीक है। अब देखो इनको पहले 3 को समझो। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 5वें और 6वें में, ये देखो हा है, इसको यहाँ पर हम स्वरों के साथ काउंट नहीं करें। क्यों? इसका मतलब है, इसका कुछ अर्थ है, हम आपको बताएंगे इसका अर्थ क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है या व रा और ला। ये क्या है? आप कहेंगे ये है अंतस्थ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 5वें और 6वें सूत्र में किसकी चर्चा है, देखो चूँकि टा को और ना को जो आधे हैं जिनमें हलंत लगा है उनको आपको देखना ही नहीं है, उनको आपको काउंट ही नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि हा क्या है, क्योंकि हा यहाँ पर 2 बार आएगा, एक यहाँ आया है और एक सबसे लास्ट वाले सूत्र में आएगा। तो किस हा को किस तरीके से लेना ये हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए या व र ला, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये है सर जी अंतस्थ व्यंजन। कौन से? ये है अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? य व रा और ला। और यही इनका क्रम भी होता है या व रा ला। या रा लावा नहीं होता, संस्कृत में क्या क्रम होता है? या व रा ला। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 4। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बताइए किन दो सूत्रों में अंतस्थों की चर्चा की गई है? तो आप कहेंगे हय वरट और लण। हय वरट और लण, इन 2 सूत्रों में हमारे अंतस्थों की चर्चा की गई है या अंतस्थ वर्णों की चर्चा की गई है। ठीक बात? ठीक है, बताओ समझ गए ना? ठीक है, देखो आगे फिर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इया माणा अंगा अणा और ना। क्या सब तुमको पंचमाक्षर नहीं लग रहे हैं? ये चा का पंचमाक्षर है, ये पा का पंचमाक्षर है, ये का पंचमाक्षर है, ये टा का पंचमाक्षर और ये ता का। यानी इसमें क्या है? इसमें पाँचवें वर्ण आए हैं। तो आप कह देंगे कि 7 नंबर सूत्र में पंचम वर्ण या 5वें वर्ण, आप कहेंगे पंचम वर्णों की चर्चा है, या आप कहेंगे पंच
माछरों की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? पंच माछरों की चर्चा की गई है। ठीक है, आपने कहा ठीक है। पंच माछरों की चर्चा हम करते हैं कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि 7वें नंबर सूत्र में। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्रम है, 5वां आया है, 5वें के बाद चौथे नंबर वाले आएंगे, फिर तीसरे वाले आएंगे, फिर दूसरे वाले आएंगे, फिर पहले वाले आएंगे और सबसे लास्ट में ऊष्म आएंगे। देखते जाना क्रम। फिर अगला जो सूत्र आता है यहाँ पर हम और लिख लेते हैं, 9वां नंबर भी यहीं पर लिखेंगे ताकि हमें 4 तक पता चलते रहे। फिर ये हो गया। फिर झ भ ई, क्या है? झ भ ई। फिर है घ ढ ध और श। झ भ ही घ ढ ध स। अब देखो आप देख रहे हैं कि ये क्या है? 1 2 3 और 4 और 5। तो आप दोनों अगर पूछा जाए कि ये क्या है? झा क्या है? चौथा वर्ण। भा क्या है? पा वाली लाइन का चौथा वर्ण। धा घा क्या है? का वाली लाइन का चौथा वर्ण। ढा क्या है? टा वाली लाइन का चौथा वर्ण। और धा क्या है? ता वाली लाइन का चौथा वर्ण। यानी अगर कहा जाए 8वें और 9वें में किसकी चर्चा की गई है, तो आप कहेंगे चतुर्थ वर्ण या चौथे वर्णों की चर्चा की गई है। अब देखो इनका क्रम। मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम झबहीं लिखें, जबहीं घड़धस लिखें, कैसे लिखें? देखो ध्यान से देखना। पहले देखो इयाँ आया है, इयाँ का मतलब चा वाली लाइन, ये भी देखो चा वाली लाइन। माँ आया है, ये भी देखो माँ वाली लाइन का। अंगा आया है, अंगा वाली लाइन का। अड़ा आया है, अणा वाली लाइन का। ना आया है, ना वाली लाइन का। दिमाग लगाना तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके सीख जाओगे। 8वें नंबर में जब 5वां हो गया, इसको कैसे पढ़ेंगे? यम मंगणनानम, अम मंगणनम। क्या पढ़ेंगे? इम, ये क्या है? इम। चा छा जा जा इया, इम अंगणनम। तो ये तो बेकार हो गया क्योंकि ये क्या? इस संज्ञक है। देखो देखा है आपने कि ये देखो यहाँ पर इसका क्रम देखो। पहले इया है, फिर माँ है, फिर अंगा है, फिर आड़ा है, फिर ना है। यहाँ पर देखो इया है तो झा है, मतलब जिस क्रम में है ये उसी क्रम में ये। इया है तो झा है, माँ है तो भा है, अंगा वाला घा है, अणा वाला ढा है और ना वाला धा है। यानी इनका भी एक विशेष क्रम है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ध्यान से बताओ जरा हमको, भूलना मत इनको महेश्वर सूत्रों को। हम इसलिए आपको समझा के सिखा रहे हैं ताकि आप बहुत ही बेहतर तरीके से इनको सीख पाएँ। समझ गए यहाँ तक? अब देखो आगे आ जाओ। आगे आ जाइए 10 नंबर और फिर आ जाइए 11 नंबर। अब 10 नंबर को कैसे याद करेंगे? 10 नंबर में लास्ट में 10 आना चाहिए। जब 10 होगा, क्या होगा? जब 10 होगा, लास्ट में 10 कैसे आएगा? तो इसका होता है, क्या होता है भाई? ये होता है छ भ ग ड़। क्या होता है? ज ब ग ड़ द और श। देखो 10 नंबर है, 10 नंबर है, लास्ट में देखो लिखा है 10। 10 नंबर है, लास्ट में लिखा हुआ है 10। लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? आप बताइए। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है। अब देखो फिर से वही बात, इयाँ है पहले, देखो जा आया है। माँ है पहले, माँ वाली लाइन का आया है। अंगा है, अंगा वाली लाइन का आया है। अणा है, अणा वाली लाइन का आया है। और ना है, ना वाली लाइन का आया है। यानी जो क्रम इनका है वही क्रम यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। लेकिन आप याद कैसे रखेंगे कि 10 नंबर में लास्ट में 10 है। और 10 कब होता है? जब कभी होता है। तो जब गढ़ 10, क्या? जब गढ़ 10। तो यहाँ पर 5वां आया, फिर चौथा आया, तो ये कौन सा आएगा? तीसरा नंबर। तो आप लिख देंगे कि 10 नंबर सूत्र में आप तृतीय वर्णों की चर्चा करते हैं। किन वर्णों की? आप कहेंगे हम तृतीय वर्णों की चर्चा किया करते हैं। कौन से में? तो 10 नंबर सूत्र में किया करते हैं। बताओ समझ में आई यहाँ तक बात की नहीं आई है? अगर समझ में, इनको कैसे पढ़ेंगे? हय वरट। क्या पढ़ेंगे? हय वरट, फिर लण, फिर अम मंगलनम, अम मंगलनम, फिर झबई, 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 फिर घड़ धस, घड़ धस, घड़ धस, फिर जब घड़ धस। क्या? जब घड़ धस। दिमाग लगाओगे तो सब इसको देकर ये दोनों लाइनें लिखते हुए चले जाओगे। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर तक बात कर ली है। जल्दी से इसकी एक बार स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम आगे की बात करें। हो गया? तो आप कहेंगे जी हाँ हो गया है। फिर से एक बार सुन लो। हाय वरट लण, यहाँ पर अंतस्थ दोनों में, 5वें 6वें में। अम मंगलनम, 5वां पंचमाक्षर हो गया। झभई घड़ धस। तो 8वें और 9वें नंबर सूत्र में
चतुर्थ वर्ण हो गया। फिर झप घड़ दस, तो तृतीय वर्ण हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने तृतीय तक हो गया, तो द्वितीय और प्रथम और ऊष्म 10 नंबर तक हो गया। अब हमारे 4 सूत्र बचे हैं और इन्हीं 4 सूत्रों में ही पूरा हमको निर्धारित कर देना है। देखो, अब हम पढ़ेंगे 11 नंबर सूत्र, 12 नंबर सूत्र, 13 नंबर सूत्र और 14 नंबर सूत्र। ठीक है, देखो 11 नंबर में क्या है, तो 3 नंबर तक हो गया था, अब दूसरा आएगा। दूसरा कैसे आएगा, खफ। देखो जब कभी ट्रेन चलती है प्यारे बच्चों, तो आवाज़ कैसे आती है, खफ खफ। फिर छठथ, छ ठ थ। फिर उसके बाद आती है चटथ, चटत व। क्या आती है खफ छठथ छठतव। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कपय। क्या लिखेंगे, कपय। फिर श श श र। फिर आगे हल। ख़त्म हो गए। अब ज़रा इनको हम देख लेते हैं, इनमें क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा खफ, ऐसे याद करेंगे, खफ छठथ चटत और कप। लास्ट वाले ध्यान देना नहीं है, ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, ये क्या है, अत संज्ञक वर्ण है। तो आपने यहाँ पर देखा कि खफ, ख फ छ ठ थ, ये सब कौन से हैं, तो आप कहेंगे ये सबके द्वितीय वर्ण हैं। कौन से हैं, तो आप कहेंगे इसमें है द्वितीय वर्ण। और ये चटत और कपय, तो ये और ये मिला करके, तो अगर आपसे पूछा जाए 11 और 12 नंबर में, 11 और 12 नंबर में किन वर्णों की चर्चा है, आप कहेंगे द्वितीय एवं प्रथम वर्णों की चर्चा। भाई ये देखो, ये तो आ गए हमारे पास में 5 द्वितीय वर्ण, लेकिन इसमें कुछ प्रथम वर्ण भी लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे ताकि और बेहतर समझ में आए। देखो, तो यहाँ पर हमने लिखा कि भैया ये क्या है, 1 मिनट, 12 नंबर में क्या है, कपय। क्या है, कपय। देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ तो भैया है द्वितीय वर्णों की चर्चा। किसकी, द्वितीय वर्णों की चर्चा। और ये मिला करके, ये इसके 3 और इसके 2, ये मिला करके, तो अगर कहा जाए प्रथम वर्णों की चर्चा किसमें किसमें है, तो आप कहेंगे 11 एवं 12 नंबर सूत्र में। किसमें 11 नंबर एवं 12 पूछा जाता है, क्योंकि 11 नंबर कैसा है, बड़ा है, सबसे बड़ा है। 11 नंबर सूत्र सबसे बड़ा है, तो 11 और 12 नंबर में चर्चा किसकी है, आगे लिख लेंगे 11 एवं 12 नंबर के सूत्र में प्रथम वर्णों की चर्चा है। प्रथम वर्णों की चर्चा है। ठीक बात। अच्छा, आगे आ जाओ। तो फिर उसके बाद में हमने 2 सूत्र और लिखे थे, 13 और 14। 13 नंबर में लिखा था हमने श श श और रा, और 14 में लिखा था ह और ल। अब देखो, लोग यहाँ पर सा का क्रम बिगाड़ देते हैं। क्रम नहीं बिगाड़ना, जैसे काका गा में आता है, पहले सीटी वाला सा आता है, फिर खटकोड़ वाला सा आता है, फिर सरौता वाला सा आता है। इसको कहते हैं तालब्य सा, इसको कहते हैं मूर्धन्य सा, इसको कहते हैं दंड सा। तो जैसा क्रम काका गा में होता है, वैसा ही क्रम यहाँ पर रखो। तो आप देख रहे हैं कि ये है स श श और ये है हा। क्या यहाँ से ऊष्म नहीं बन गए, तो आप कहेंगे लास्ट के आखिर के 2 सूत्रों से क्या बनते हैं, तो हमारे ऊष्म वर्ण बनते हैं। कौन से वर्ण, ऊष्म वर्ण बनते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये कौन कौन से हैं, श श श और हा। तो क्या आपको महेश्वर सूत्र समझ में आए हैं कि नहीं। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे खप छठत चटतव, कफ छठत चटतव। इसको पढ़ेंगे कपय, क्या पढ़ना है, कपय। फिर शकशर शकशर, फिर क्या पढ़ेंगे, शकशर, फिर पढ़ेंगे हल। तो आप समझ गए कि लास्ट के 2 सूत्रों में ऊष्म वर्णों की चर्चा। 11वें और 12वें नंबर, 11वां सूत्र सबसे बड़ा है, 11वां सूत्र सबसे बड़ा है। 11वें नंबर पर हमारे द्वितीय वर्ण पूरे आते हैं और कुछ हमारे प्रथम वर्ण भी आते हैं। तो अगर पूछा जाए प्रथम वर्णों की चर्चा किस सूत्र में की गई है, तो आप कहेंगे 11 नंबर एवं 12 नंबर सूत्रों में हमारी चर्चा किसकी की गई है, तो आप कहेंगे हमारी जो चर्चा है वो प्रथम व द्वितीय वर्णों की, 11 और 12 में प्रथम वर्णों की चर्चा की गई है। और लास्ट के 2 सूत्रों में किसकी चर्चा है, तो आप कहेंगे आखिर के 2 सूत्रों में हमारी चर्चा किसकी है, तो आप बता देंगे कि चर्चा है हमारी किसकी, ऊष्म की चर्चा है।
कैसे पढ़ेंगे? खफक खफ छ ठ थ, फिर चट तव, फिर कपय, फिर सक सर सर और हल। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। आप कर लिया? तो आप कहेंगे जी हाँ कर लिया है। अब देखो, इसको याद करना आपकी महती ड्यूटी है। हम हालांकि हर क्लास में एक बार आपको रिवाइज ज़रूर कराएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करना। अब हम सब लिखते हैं एक बार में। हम लोग लिखते हैं पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, सब हम लिखते हैं एक साथ। देखो क्या है, आप भी बोलेंगे अपने अपने जिस स्थान पर बैठे बैठे। अ ई आ ई ऊ ड़, क्या लिखा है? आ ई ऊ ड़, आ ई ऊ ड़, आयुण। कैसे पढ़ेंगे? आयुण। उसके बाद में है री, लिक, री, ली और क। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे ए ओच, ए ओ, ए ओंग। क्या पढ़ेंगे? ए ओंग। फिर क्या पढ़ेंगे? आई औच, आई औच। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे हय वरट, हय वरट। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर आगे पढ़ेंगे है वरट के बाद में पढ़ेंगे लण। क्या पढ़ेंगे? लण। फिर आगे पढ़ेंगे एम, एम अंगड़ नम। इसको जोड़ के मैं हर बार लिख देता हूँ, इसको अलग अलग लिखेंगे हम कहेंगे एम अंग गण न और म। फिर क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद अब पांचवा हो गया, पांचवा के बाद चौथा, तो झ भ ई, फिर घ ढ़ ध श। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे तृतीय, जब गड़ द और स, जब गड़ दस। उसके बाद में आगे लिखिए, आगे लिखिए 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। क्या लिखेंगे? देखो तीसरा तक होगा, दूसरे में 11 नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नाम है उसका? खफ। फिर छ ठ थ, फिर च ट त और फिर लास्ट में व। यहाँ तक दिख रहा है? एक बार देख लें जरा। थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमें इधर करके लिखना होगा। 1 मिनट। 11 नंबर सूत्र, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे? खफ, खफ। फिर छ ठ थ, खप छठत। फिर चट त व, तो ये हो गया दूसरा नंबर। फिर हो जाएगा कपाय, तो ये हो गया दूसरा और पहला। फिर आ जाओ श ख श और र। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? हल। क्या हो जाएगा? हल। अब देखो, तुमको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। एक देखो हा यहाँ पर आया है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, ध्यान से देखना। एक हा यहाँ पर आया और एक हा यहाँ पर आया है। तो अगर पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में दो बार आने वाला वर्ण, क्वेश्चन क्या आ जाए माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आने वाला वर्ण, 2 बार आने वाला वर्ण। 1 नंबर तो भैया ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर कभी पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आने वाला इत संज्ञक वर्ण, तो आ जाए माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आने वाला इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण बोले तो
आप लोग खुद ही देखें, इत् संज्ञक वर्ण का मतलब है वे वर्ण जो ये पीछे लिखे हुए हैं जिनमें हलंतें लगी हुई, इनको कहेंगे इत् संज्ञक वर्ण। सब में लगी हैं क्योंकि सबके पीछे पीछे हैं। दिमाग लगाओ, 2 बार वर्ण कौन सा आया? तो हा और हा 2 बार आया है। देखो ये है हा और ये है हा जो कि 2 बार आया है। तो बताओ मैस्वर सूत्रों में 2 बार आने वाला वर्ण कौन सा है? तो आप कहेंगे हा है। कौन सा? हा। अगर पूछा जाए 2 बार आने वाला इस संज्ञक वर्ण, तो देखो ये है आड़ा और ये है अणा। ये देखो ये है अणा और ये है अणा, यानी 2 बार कौन सा आया है? तो आड़ा और आड़ा 2 बार आया है। तो बताओ इस संज्ञक वर्ण कौन हुआ 2 बार आने वाला? आड़ा। और 2 बार आने वाला वर्ण कौन सा हुआ? तो ये वर्ण है। और ये क्या है? इस संज्ञक वर्ण है। तो इस संज्ञक वर्ण कहा जाए तो आप कर देना कि ये होता है आड़ा होता है। ठीक है बात। अब अगला पूछा जाता है कि इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 14 सूत्र तो 14 संख्या है, लेकिन संख्या होती है 15। तो आप अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इत संज्ञक वर्णों की संख्या। इत संज्ञक समझ रहे हो ना? ये वर्ण क्यों आए? इनको इत संज्ञक इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना इनके आप प्रत्याहारों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्याहारों के निर्माण के लिए महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों के बाद में इत संज्ञक वर्णों की चर्चा की है और जरूर लगाया है, क्योंकि अभी आप इसके बाद में पढ़ेंगे प्रत्याहार बनाना, तो आप बिना इनकी मदद के प्रत्याहारों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो पूछा जाए इत संज्ञक वर्णों की संख्या बताओ कितनी है? तो आपको दिख रही होगी कितनी? 14, क्योंकि 14 सूत्र तो 14 ही लास्ट में वर्ण। हालांकि आड़ा 2 बार है, लेकिन दोनों के यूज अलग अलग है। तो आप लिखेंगे 14 + 1 = 15। क्यों? ये देखो हमारे पास में 6 नंबर में आ जाओ। 6 नंबर में जो हमारे पास लण है ना, लण, तो कुछ जो हमारे संस्कृत भाषा के विज्ञानी हैं या कह सकते हैं कि संस्कृताचार्य हैं, वो मानते हैं कि ला और ला के बीच में जो छोटा आ की मात्रा है, ला और ला के बीच में जो छोटा आ की मात्रा है, इसको भी वो क्या मानते हैं? तो इसको भी वो इत संज्ञक मानते हैं। हम लिख भी देते हैं। क्या लिखना है? लण सूत्र में ला और णा, ऐसे ला और रा के बीच के ह्रस्व आ के बीच ह्रस्व आ को भी क्या मानते हैं? इत संज्ञक मानते हैं। इत संज्ञक मानते हैं। बताओ ये बात सबको याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? ठीक है कि नहीं? बताओ। अगर पूछा जाए 1 से लेकर के 4 सूत्रों तक किसकी चर्चा है, तो आप कहेंगे कि स्वरों की चर्चा है। और उसके बाद में 5 से लेकर के 14 तक किसकी चर्चा है, तो आप कहेंगे 5 से लेकर के 14 तक हमारे व्यंजनों की चर्चा की गई है। बताओ कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को? ठीक है। और बाकी पढ़ेंगे कैसे, एक बार पढ़ के हम और आपको बता दे रहे हैं। अ इउड़ रि लिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण एम मंगल नम झबई फिर घड़ धस फिर जब घड़ धस फिर खफ चठथ चठतव फिर कपह फिर सखसर फिर हल आदि आदि चीज़ों से इनको पढ़ते हैं। एक बार सभी इनका स्क्रीनशॉट कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और सभी अपने घर में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप संस्कृत समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे कि हिंदी बिना का खा गा के नहीं पढ़ी जा सकती है, इंग्लिश बिना ABCD के नहीं पढ़ी जा सकती, ऐसे ही संस्कृत को आप बिना महेश्वर सूत्रों के आप पढ़ना असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगर इसको पॉसिबल करना चाहते हैं तो भैया आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको इतनी देर में कई बार बताया और हर क्लास में हम प्रयास करेंगे कि क्लास शुरू हो उसके पहले हम आपको महेश्वर सूत्रों का एक रिवीजन कराएं, ताकि आपको महेश्वर सूत्र रट जाएं। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक आपको रोकते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे कि हम इसके बाद में प्रत्याहार पढ़ाएँ, और प्रत्याहार के बाद में जो आपका व्यंजन का छूट गया है प्रतिनिष्ठान के आधार पर, उसको मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि बिना इनको जाने आप प्रतिनिष्ठान को नहीं जान सकते हैं। तो आखिरी में आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।